नमस्कार। आई विटनेस न्यूज के स्पेशल शो न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी, महामंत्री मनदीप यादव, कांग्रेस से युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव प्रदीप यादव जी। आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है और गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। कुछ अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं और उनके साथ लॉकडाउन 4 31 मई तक लागू रहेगा। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम 31 मई तक पूरी तरह से रुके रहेंगे। पूजा स्थल भी 31 मई तक नहीं खुल पाएंगे, यानी रमजान के और ईद के सारे कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ है। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवागमन पर, यातायात पर पूरी तरह से सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। ये भी गाइडलाइंस में कहा गया है। तो सतपाल सिंह जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन 4 लागू होगा और क्या क्या और एहतियात बरतने होंगे। बाजार का मौजूद हो गया। विषय हुआ है कि अंतर स्टेट, अगर अंतर राज्य चाहें तो लोग अपनी बस सर्विस उसमें से बसें कर सकते हैं, लेकिन आपसी सहमति चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, मैं देख रहा था इसके तुरंत बाद, तो उसमें उन्होंने इस विषय की चर्चा भी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारी तैयारी है कि वहां के लोग सूची बना के देते हैं, वहां टेस्टिंग करा के हमारे राज्य में भेज दें, हम अपने यहाँ टेस्टिंग उनकी करा के क्वारंटाइन में भेज देंगे और उनकी चिंता करेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। ऐसे हर राज्य का जो आज मजदूर एक बड़ी भारी समस्या बनी हुए हैं, तो इसमें से अगर अंतर्राज्यीय स्तर पर बसें चलाने की सहमति हो जाती है तो कुछ की हम व्यवस्था करेंगे, कुछ अपनी मर्जी से हमारी व्यवस्था में नहीं जाना चाहेंगे, जाएंगे चलेंगे। और बाकी जो एक बात है, इसके लिए मानसिक रूप से सबको तैयार रहना पड़ेगा कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको खुद जागरूक रहकर थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए कि आएंगे उनमें से हमारे जिले में बीमार नहीं है, लेकिन बाहर से वो चेकिंग होके उनकी आएगी। अगर ठीक से चेकिंग होके नहीं आई, कुछ लोग ऐसे आ गए, तो एक बार हर जिले में कहीं न कहीं थोड़ा ग्राफ बढ़ने के भी चांसेज हैं। तो इसलिए आज उस पर अभी कल तक सारे राज्य अपनी जो गाइडलाइन है उसको क्लियर करेंगे, क्या स्थिति बनती है इस पर कल के बाद आप स्पष्ट हो पाए। नदीम फारूकी साहब बताइए, क्या क्या एहतियात और चाहिए जो लॉकडाउन 3 तक लागू नहीं हो पाए हैं, जो लॉकडाउन 4 में लागू होने चाहिए, ताकि हम और अच्छी तरह से अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। देखिए, पिछले के 3 लॉकडाउन का बहुत प्रभावी नहीं रहा। कोई ऐसा असर नहीं छोड़ पाया ये लॉकडाउन जिनसे हम ये कहें कि हम किसी प्रगति की ओर हैं, जिस उद्देश्य को लेकर लॉकडाउन लगाया गया था। लगातार जब मजदूरों का आगमन हो रहा है और सोशल डिस्टेंस तो धज्जियां तमाम जगहों पर उड़ रही हैं, तो मतलब क्या है लॉकडाउन का? एक तरफ सरकार राशन बांटने का आदेश करती है, फिर राशन लोग लेने जाते हैं तो उसमें लाइन लगती है, फिर पुलिस डंडे चलाती है। लॉकडाउन होता है और शराब के ठेके खोले जाते हैं। यानी कि बड़ा आश्चर्य है कि किस तरीके के आप पहले शुरुआत में मजदूरों को रोके हुए थे, अब मजदूरों का चलायमान है लगातार निरंतर। और कोरोना से जितना लोगों की डेथ नहीं हुई, अफसोस की बात है उतने लोगों मजदूरों की भूख और ट्रेन से कट के और एक्सीडेंट में हो गई। कल ही एक बड़ी दुर्घटना हुई है। क्या अर्थ है लॉकडाउन का? क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? जो हमारा मनुष्य का बेसिक चीज है धर्म, जो धार्मिक हर व्यक्ति ने किसी न किसी धर्म में उसने जन्म लिया है और उसके अपने संस्कार हैं, और हर विपरीत परिस्थिति में भी हमें मंदिर में अपना पूजा अर्चना भी करना चाहिए, मंदिर में नमाज़ी पढ़ना चाहिए, उस पर प्रतिबंध जारी है। और शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। सरकार हमें उसका उत्तर दे कि क्या मतलब है। कहीं पर भी लॉकडाउन से कोई भी कोरोना को रोकने के लिए प्रभाव नहीं हो पा रहा है। कैसे मजदूर लगातार चल रहे हैं, एक होमगार्ड रोक सकता है, तमाम फोर्स लगा हुआ है, पैसे देकर लोग निरंतर निकल रहे हैं। सरकार कहाँ आग नीचे हुए है? तो आगे 4 लॉकडाउन कर दिए, 5 कर दीजिए और 6 कर दीजिए, कोई इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम पहले ही कह चुके हैं, ईश्वर के भरोसे हम लोग हैं कोरोना रोकने के लिए। जितना कोरोना में हमारी मदद ईश्वर ही कर रहा है और करेगा।
बेहतर है कि मंदिर और मस्जिद खोल दिए जाएं ताकि पूजा अर्चना और नमाज पढ़ के हम लोग उससे दुआ करें। सरकार से हमें कोई आशा नहीं है, चाहे लॉकडाउन 10 तक चला जाए। और लॉकडाउन 4 तो होना ही था, मुझे पूरा विश्वास था, इसलिए कि लॉकडाउन 4 में ईद पड़ रही है। कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, जो हर जगह अपनी राजनीति कर लेती है, धर्म में भी, उनको ये दिखाना था कि हम मुसलमानों को भी उनके धार्मिक संस्कार किसी भी प्रकार से होने नहीं देंगे। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि राइट टू रिलीजन है, कि नमाज हमारी ईद की सामूहिक हो सकती है, उस पर रोक है। और शराब, जो हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई सब उसे बुरा कहते हैं, शराब खाने को हम किसी भी लॉकडाउन में कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम जब हम देख रहे हैं डीएम एसपी की मौजूदगी में 250 आदमी थाने पर मौजूद हैं, जब वो अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं, तो लॉकडाउन 4 हो या 5 हो, कोई अनुपालन नहीं होगा। हमें इस तरीके से क्या लॉकडाउन 4 से कोई लाभ नहीं होगा, जैसा नदीम फारूकी साहब कह रहे हैं? देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में एक बात कहना चाहूंगा कि नदीम फारूकी जी ने फिर वही बात कही जो कि आज के हमारे समाज की और हमारे देश की जरूरत नहीं है। इस समय लॉकडाउन की स्थिति को, कोरोना की जंग को धार्मिक व्यवस्थाओं से जोड़कर ना देखें तो बेहतर होगा। दूसरी बड़ी बात कि यहां पर आज जरूरत है हमें कि किस तरीके से हम अपने फर्रुखाबाद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को किस तरीके से बचा पाए। धार्मिक की बात तो देखिए, नदीम जब खोल दिए, जो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल था। कंप्लीट करने दिए, मेरी सुनिए तो आप बात। जैसा कि अभी शेखर जी ने एक बात कहा कि कोतवाली में लॉकडाउन की धज्जियां हो रही, मैं उसके लिए सीधे सीधे सत्यपाल जी सिंह जी को इंगित करते हुए बोलना चाहूंगा कि साहब, ऐसा कर्म पुलिस क्यों कर रही है जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं? क्यों पुलिस प्रशासन ने जाकर लेखपालों के साथ बदतमीजी करी, जो वहां पर लेखपालों ने प्रदर्शन किया? वही स्थिति आज देश में है कि मजदूरों को, जो माइग्रेंट्स हैं, वो आज अपने घर आना चाहते हैं। आप उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भूखा मारे दे रहे हैं तो वो उपद्रव करेंगे। उसी वजह से आज मोदी जी को इस नजरिए पे आना पड़ा है कि साहब, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय ले। ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि जब योगी जी स्वयं सब व्यवस्था करेंगे तो मोदी जी के लॉकडाउन के नियमों का मतलब क्या रह गया? क्योंकि मोदी जी ने अब तक जितने नियम बनाए वो कहीं ना कहीं धरातल पे आके फेल हो जाते हैं, जैसा कि उनकी आर्थिक बजट की स्थिति हो रही है। और आज की जो हमारी फर्रुखाबाद की जरूरत को देखते हुए मैं साफ कहना चाहूंगा कि कुछ दिन और सही, ये चौथा जो लॉकडाउन आया है, हम सबको प्रयास ये करना चाहिए कि चौथे लॉकडाउन में इस लॉकडाउन का अंत हो जाए। हमें 5वीं उसकी शैली में नहीं जाना चाहिए। भले ही उसके लिए हमारे अगर मंदिरों को कुछ दिन और बंद रखना पड़े, आपकी मस्जिदों को और बंद रखना पड़े, तो शासन सत्ता का और ऊपर ईश्वर का भी सहयोग करते हुए नदीम भाई, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस चीज को समझने का और समझाने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तकलीफ दे सकती है। ये बात तकलीफ दे सकती है, हमारे फर्रुखाबाद की और स्थिति गंभीर हो सकती है। प्रदीप यादव जी बताइए कैसे, मत लीजिएगा कृपया, ना आप लेना आदरणीय सत्यपाल जी। प्रदीप यादव जी बताइए, खासतौर से फर्रुखाबाद में और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? शेखर भाई, पहले बात तो इस समय पूरे देश के साथ सभी पार्टियों को साथ देना चाहिए। ये जो लॉकडाउन चौथा बढ़ाया, ये फैसला योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। देश के जो लॉकडाउन बढ़ाया, हम सभी लोग इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो आज राज्य सरकार को नियत करेगी कि सारी बसें हर राज्य से सहमत करके उन लोगों को बुलाया जाए, यही अगर जो पहला लॉकडाउन किया था उसी समय अगर ये समस्या को निजादान किया जाता तो आज ये 90,000 95,000 कोरोना के पेशेंट नहीं होते। इसलिए जो भी है, स्वागत तो होना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़े, लोग भीड़ इकट्ठी हो, जुलूस निकले, धरने, पूरे प्रदेश में धरने पर रोक है और फर्रुखाबाद में धरना हो रहा है कोतवाली में, तो स्वागत योग्य तो है, लेकिन इन सब चीजों का कोई निदान है कि इसके लिए हर गाइडलाइन आपकी जेब में है, जिसके खिलाफ चाहे उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जिसके खिलाफ कार्रवाई ना चाहे उसके खिलाफ ना करें कार्रवाई। जब पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन पर रोक है तो फर्रुखाबाद कोतवाली में धरना क्यों हो गया? अभी हमें बोलने दीजिए शेखर भाई, पूरी बात तो कहने दीजिए। जब मुख्यमंत्री जी एक
वीडियो को बता रहे थे उस दिन माननीय विधायक जी कि तत्काल एक वीडियो वायरल हुआ, तत्काल सस्पेंड किया। कायदा में डीएम और कप्तान पे भी एक्शन लेना चाहिए। उनके मौजूदगी में, इंस्पेक्टर के मौजूद लेखपाल ने ऐसा क्यों किया और लेखपाल इतने मजबूर क्यों हुए जो वहां कोतवाली में धरना प्रदर्शन करने को उन्हें जाना पड़ा? उनके साथ ऐसी घटना क्यों पुलिस प्रशासन ने की है? अगर पुलिस प्रशासन दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अगर राजस्व विभाग दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब ये मुख्य लोग इस तरीके का काम करेंगे तो आम जनता का क्या होगा? बताइए मनदीप यादव जी, कैसे चलेगा लॉकडाउन 4? देखिए साहब, जो चौथा चरण लॉकडाउन का है, इसमें इससे पहले जो लॉकडाउन रहा है, आज स्थिति ये है, देखने को मिला है, इसके हमारे आपके पास साक्ष्य है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 4 अरब लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है। ऐसा क्या है कि कहाँ पे मशीनरी में और सरकार की नीतियों में कमी रह गई कि भारतवर्ष में ना तो पूर्णतः लॉकडाउन का पालन हो पाया और ना ही सरकार कोई योजनाबद्ध तरीके से रास्ता निकाल पाई लॉकडाउन से बाहर देश की जनता को निकालने के लिए। रही बात कि किस तरह से गवर्नमेंट को आज छूट देने की या राहत देने की या बंद से लगाने की जो बात हुई है, तो ये जो बंद से लगाई जा रही है, एक तरफ गवर्नमेंट, एक तरफ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम अन्य प्रांतों से लोगों को देश में बुला रहे, प्रदेश में बुला रहे, उनके घरों पे भेजने का काम कर रहे हैं, और दूसरा उनको बॉर्डर पे सील करके बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। भूखे प्यासे भूखे मजदूर बॉर्डर पे अगर आ जाते हैं तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों, जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं बना रखी है वो नाकाफी व्यवस्थाएं हैं। इस तरह से जो ये लॉकडाउन तोड़ने की या सोशल डिस्टेंसिंग को लोग ना मान रहे हैं, भीड़ इकट्ठी होकर के सड़कों पे आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पूरी तरह से इसमें जो हमारी प्रदेश सरकार है और यहाँ की सरकारें हैं वो जिम्मेदार है। इस बीच में एक कष्टकारी, एक दुखद सूचना, कष्टकारी सूचना आ रही है। 5 और पॉजिटिव मिल गए हैं फर्रुखाबाद में, और उसके साथ ही संख्या बढ़कर हो गई है 18, और ये भी गंगाइच के हैं, कमालगंज ब्लॉक में है। कमालगंज ब्लॉक के गंगाइच गांव के हैं। 5 पॉजिटिव और मिले हैं। इसको मिल बढ़ाकर के संख्या हो गई फर्रुखाबाद में अभी तक 13 और 5 18 की संख्या हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अभी हम लोग उस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं, लोगों के पास मास्क नहीं पहुंच पाए हैं, लोगों को ये समझ नहीं आ पाई है कि अपना जो है नाक और मुंह बांध करके रखना है, तौलिए से बांध करके रखना है, अंगूछे से बांध करके रखना है। ये बात भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। और खास तौर से जो हमने जिक्र किया था कल राजेपुर सराय मेदा का, जहां हम होकर के आए थे, वहां तो स्थिति हमने बड़ा नजारा देखा कि हर आदमी अपने हिसाब से स्वतंत्रता से पूरी मस्ती से घूम रहा है। लोग चेहरा नहीं बांधे हैं, लोग कतई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों से जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सत्यपाल सिंह जी, इस लॉकडाउन 4 के चरण में हम और क्या क्या एहतियात बरतें ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, जो कोरोना को हराने की हम सबने संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा कर सकें? अभी शेखर जी, नदीम भाई कह रहे थे कि ये सारे लॉकडाउन फेल हो गए, और बाकी लोग भी उस विषय को लेकर चल रहे थे कि लॉकडाउन को सफल करने का काम केवल कोई प्रशासनिक आधार पर केवल प्रशासन के लोगों का नहीं होता, बाकी जनता का भी होता है। और धार्मिक आधार की जहां तक आजादी की, मस्जिद पढ़ने की बात, मंदिर में पूजा करने की बात, तो शायद नदीम भाई जानते होंगे कि सबसे बड़ा स्थान काबा है, उसकी भी मस्जिद बंद है इस समय। और हमारे भी सबसे बड़े जो पॉपुलर इस देश में, चाहे तिरुपति हो चाहे हो, वो सारे मंदिर बंद हैं। और ये जो आप बोले हैं, ये बात कि इमरान खान के लोगों ने पाकिस्तान में नहीं मानी, तो एक झटके में पूरे पाकिस्तान में कोरोना बड़े पैमाने पे फैल गया था। और इसलिए इसको धर्म से और इबादत से या प्रशासनिक तांत्रिक व्यवस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। नंबर 2 ये है कि ये जो सिस्टम है इसका पालन कराने की जिम्मेदारी सबकी है। शेखर जी कल कह रहे थे, राजेपुर सराय मैदान में अधिकारी खड़े थे, पौन घंटे के बाद लोग निकले। देखिए, और धर्म की बात तब आ रही है जब आप शराब खाने दे दीजिएगा, पहले हम कह रहे हैं हमारे ये तो 2 चीजें पहले समझ लीजिए ना पूरा। आपने आज जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है, आज नदीम भाई,
आज जो उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है, और नंबर 2 ये लॉकडाउन बढ़ाने के लिए जो 5 राज्यों ने विशेष रूप से जिनसे निवेदन किया था, उनमें से भाजपा का कोई राज्य नहीं था। ये लॉकडाउन बढ़ाने के लिए भी जो 5 राज्यों ने किया है, भाजपा के लोग तो केवल जो सेंट्रल लागू कर रहा था उसी को मान रहे थे। लेकिन ये 5 के 5, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे दिल्ली के लोग हों, चाहे वो तमिलनाडु के लोग हों, चाहे बंगाल के, जहाँ के भी लोग हैं, वहाँ भाजपा की सरकार, राजस्थान के लोग हों, तो उनसे पूछा गया था, चिंतित है, चिंतित है जनता के प्रति, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही। ये ना, सुन लीजिए, आप बोलिए, खूब बोलिएगा, इसके बाद बोल लीजिएगा। और ये जो सिस्टम उसका बना है, आज इस लॉकडाउन में उन्होंने जो खोलने की बात की, जैसे स्टेडियम में कहा है कि वहां आप अभ्यास कर सकते हो, जनता नहीं, जो उन्होंने कहा है, आप अपने यहाँ चाहे तो मुख्यमंत्री, चाहे लोग चाहे तो करें अपने हिसाब। आज जो लेबर जिसकी आप व्यवस्था कर रहे थे, जिसकी चिंता की बात कर रहे थे लेबर की, तो लेबर की चिंता के लिए कहा है भाई, हमारी बस अपने हर आदमी अपने वहां पे छोड़ देता था और उसके बाद दूसरे के राज्य में घुस गया। ये जो लेबर 24 मरे उसमें उत्तर प्रदेश के गए थे, हरियाणा, उसमें बिहार के लोग थे, उसमें बंगाल के लोग थे, दूसरे राज्यों के लोग निकल पड़ते हैं, रास्ता उत्तर प्रदेश से जाने का है, और उनको 3-3, 4-4 महीने हर आदमी, वो देश के नागरिक, देश के मजदूर, उनको आप डिस्टिंग्विश करेंगे, स्टेट वाइज डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसी की बात है। और वो इस लॉकडाउन के ही कारण कर रहे हैं। नदीम भाई, समय बढ़ रहा है आगे। नदीम फारूकी साहब बताइए, आपको क्या कहना है? एक मिनट में नदीम फारूकी साहब बताइए। भाई मैं ये कह रहा हूँ, धार्मिक स्थलों की बात तब आ रही है जब आप शराब खाने खोल रहे हैं, स्टेडियम खोल रहे हैं, तमाम मजदूरों का आवागमन जारी है, तब मैं धार्मिक स्थलों की बात कर रहा हूँ। जो हमारी प्राथमिकता की चीजें हैं, जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन पे आप ब्रेकअप किए हुए हैं, और जो अनावश्यक चीजें हैं उन्हें आप खोले हुए हैं, और मजदूरों का पलायन निरंतर जारी है और उनके साथ कुठाराघात हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे लॉकडाउन का अर्थ क्या है जो प्रभावी ना हो, यही मेरे कहने का मतलब है। आप सरकारों को मत जोड़िए, हमारे स्टेट में सरकार है, दूसरी वहां उसकी सरकार है, ऊपर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है लॉकडाउन का, प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, पूरे देश पर प्रभावी है तो है। और ये पॉलिसी मजदूरों को भेजने की एक राज्य की नहीं बनी है, ये पूरे देश की बनी है, उसमें सब दलों के लोग शामिल हैं, तो और सबके लोग हैं। लोग पैदल क्यों जा रहे हैं? आप लोग पैदल क्यों जा रहे हैं और अनाधिकृत साइकिल से क्यों जा रहे हैं? किसी ना किसी चेक पोस्ट से पास होके जाते हैं, वहां वो कैसे पास हो जाते हैं जब आपका पुलिस तैनात है? इस महामारी में भी पुलिस, इस महामारी में भी आप पुलिस पैसे लेने को उतारू है, पैसे ले लेकर आपके अधिकारी पैसा लेने को उतारू है। हमारे जिले की स्थिति बदतर है। राजस्थान से बाहर निकाल के छोड़ देंगे, आप पंजाब से बाहर निकाल के छोड़ देंगे, तो लेबर कहाँ जाएगा? उत्तर प्रदेश से तो सब जाते ही हैं। अब क्या करें, इनको वहीं से लौटा के बाहर करते हैं, फिर कल को लोग बताइए, खत्म कर रहे हैं। नहीं सतपाल सिंह जी, मैं आपकी बात को सतपाल सिंह जी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से पहले मजदूरों के लिए परमिशन बात नहीं है, लेकिन भाजपा के लोगों ने पूरे देश में आपके साथ उसको भिजवाने बंद कर रहा है सतपाल सिंह जी। अगर पंजाब के लोग कहते हैं कि भिजवाने की बात, तो खराब बात नहीं है। अगर योगी जी ने 400 ट्रेन लगा के भिजवा दिया तो खराब हो गया। आप बाकी लोगों ने अगर उसको भिजवाने का काम किया तो नहीं, खराब बात नहीं है। और एक पॉलिसी देश के मंत्रियों के बीच में तय हुई है लेकिन उनके घर भेजने की, और आप भी योगी जी कहते हैं कि भाई दूसरे राज्य से जो लोग आते हैं आप उनकी सूची दीजिए, हम बस देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में मजदूर, दूसरे राज्यों के मजदूर हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश से निकले और वो मर जाएं, या उनको रोटी नहीं मिले, या वो जा न पाए। उनकी भी मदद करने को तैयार है भाई। इतने दिन में उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं हो पाई, तभी हमारी प्रियंका जी ने 1000 बसों का प्रावधान आपके सामने रखा, जो कांग्रेस पार्टी की जा रही है। महाराष्ट्र में सरकार है, बढ़ के आए हैं, बॉम्बे सबसे ज्यादा आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बॉम्बे से आ रहे हैं। वहाँ कांग्रेस के सहयोग से सरकार चल रही है। आप देखिए कल वे मरे तो कहाँ के थे, आज सहारनपुर में वो कहाँ के हैं? ये आप अपनी सरकारें तुम्हारी नहीं संभाल पा रही है ना, उनको भेज नहीं है। महाराष्ट्र से निकल कैसे आए, कैसे निकल आए वो दिल्ली से? लॉकडाउन का निर्णय केंद्र से निर्धारित हुआ है। सीधी बात सरकार है, आप स्टेट पालन कर रहे हैं केंद्र का।
स्टेट का है, आप लोग देखिए कहाँ किसकी सरकार है। आपके प्रधानमंत्री का आह्वान है लॉकडाउन का। सारी चीजें केंद्र की नहीं होती है, राज्य मुख्यमंत्री चलाते हैं, और राज्य अगर केंद्र का निर्देश नहीं मानता है तो सरकार बर्खास्त कर। मनदीप यादव जी बताइए, समय बढ़ रहा है। मनदीप यादव जी, समय बढ़ रहा है, आगे बताइए कैसे लॉकडाउन कैसे सफल हो। शेखर भाई एक मिनट राज्य सरकारें चलाते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुखिया की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपर्याप्त हैं, और जो जनपद में और जो लॉकडाउन के नाम पे क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल्स हैं वहां पे व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं। इसके आंकड़े हैं, और सत्ताधारी दल के लोग जो बैठे हुए हैं वो उन आंकड़ों को साफ कर लें और देख लें उत्तर प्रदेश में बारीकी से। जिम्मेदारी से भागने का समय नहीं है, जिम्मेदारी जहां कमियां हो रही उनको सुधारने का समय। जनपद फर्रुखाबाद में जैसा कि पता लगा है कि आज अभी 5 केस और फाउंड हुए निकले हुए हैं, 18 केस हो गए हैं। बताइए कैसे लॉकडाउन तो जिला प्रशासन जिला के गांव में सर्वे नहीं हुआ है, वहाँ लाठी चलवाने तो हो जाएगा। पहला पूछ लिया, आप खड़े हैं, उसने कहा इधर आइए, तब वो उनसे कहने लगे आप इधर आइए। आप और लोग ये चीजें होती है, आप विधायक जी के गांव में सर्वे कराइए। सराय मेदा में 3 घंटा लोग नहीं, 1 घंटा प्रशासन खड़ा रहा, उन लोगों को निकाल के नहीं दिया। आप देखिए, जरा मोहल्लों में घूमिए, जरा अपनी पार्टी के अपने फॉलोअर समर्थकों को जरा देखिए कितने मास्क लगाए हैं लोग भाई। पार्टी के हिसाब से निर्धारित नहीं होगा, पार्टी के हिसाब से। आपकी सरकार क्या कर रही है? लूट करा रही है, पुलिस आपकी लूट रही है, अधिकारी आपके बेपरवाह है, खाने के नाम पे धनवाई सेंटर आप ये भी देखिए, इस महामारी में भी आपके प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इस पर आप लोग को विचार करना खराब है। की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबने बहुत सकारात्मक विचार रखे आज की चर्चा में। इसके लिए सत्यपाल सिंह जी का, नदीम फारूकी साहब का, प्रदीप यादव जी का, शुभम तिवारी जी का और मनदीप यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सूचना आपको देने थी। संस्कार भारती के फर्रुखाबाद में संस्थापक और साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के एक खास शख्सियत ओम प्रकाश मिश्र कंचन बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, वेंटिलेटर पर हैं, अस्पताल में हैं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, हम सबके बीच में रहें लंबे समय तक और हम सबका मार्गदर्शन करें। हम सबको शहर में जो उन्होंने साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाई थी उनमें और उनका योगदान रहे। ये हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं और स्वस्थ होकर के फिर हम सबके बीच में आए। इस कामना के साथ में आज के बिग बुलेटिन के इस एपिसोड को हम समाप्त कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार।